अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच में लर्निंग से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं और क्या क्या कंसेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हम लर्निंग को इन्हेंस या एम्फसाइज कर सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें अप्रोच टू लर्निंग टर्म यूज़ किस लिए होती है। Approach to learning describes and explains the conditions under which learning does and does not take place। यानी कि अप्रोच टू लर्निंग हमारे पास वो फैक्टर्स डिस्क्राइब करती है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो उनकी वजह से लर्निंग का प्रोसेस इन्हेंस होगा या कम होगा। अप्रोच टू लर्निंग का मतलब ये है कि लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या है, लर्निंग के प्रोसीजर्स और टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए जिनकी वजह से लर्निंग ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद हमारे पास बेसिक टू टाइप्स आ जाती हैं उन अप्रोचेस टू लर्निंग की, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स और टेक्निक्स की दो अप्रोचेस आ जाती हैं हमारे पास। पहली आती है सरफेस अप्रोच और दूसरी आती है डीप अप्रोच। सरफेस अप्रोच में जो लर्नर होता है, यानी वो बंदा जो सीख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करता है उस चीज़ को, डीप मीनिंग्स में नहीं जाता, उसके मीनिंग्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ याद करता है। जबकि डीप अप्रोच में मीनिंग, जो इंटेंशन होती है लर्नर की, सीखने वाले की, वो ये होती है कि वो मीनिंग को अंडरस्टैंड करे, मीनिंग समझे और वो नए आइडियाज़ फॉर्मुलेट कर सके। और डीप अप्रोच में ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ इंसान पढ़ रहा है या सीख रहा है उसमें ऑथर के ड्रॉ किए हुए कंक्लूजन से डिफरेंट सॉल्यूशंस भी निकाल सकता है सीखने वाला, क्योंकि सीखने वाले का मकसद उसका मतलब समझना और मकसद समझना होता है, जबकि सरफेस अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ याद किया जाता है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच हमारे पास आ जाती है 20वीं सदी के बाद, जब कॉग्निटिविस्ट थ्योरिस्ट आए थे तो उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ सीखने वाले लर्नर्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ग्रेड हासिल करना होता है, और इस काम के लिए वो सरफेस अप्रोच या डीप अप्रोच में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, यानी या तो सिर्फ याद कर सकते हैं या डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रेटेजिक अप्रोच कहा जाता है क्योंकि इसमें वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मेजर लर्निंग अप्रोचेस, यानी कि 20वीं सदी में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये बताया था कि मेजर 4 टाइप्स की अप्रोचेस यूज़ होती हैं एम्फसाइज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए लर्निंग के प्रोसेस को। बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस, कॉग्निटिव अप्रोचेस, सोशल अप्रोचेस एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। सबसे पहले आ जाती है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग का कहना ये है कि जब हम किसी नेचुरल स्टिमुलाई के जवाब में नेचुरल रिस्पॉन्स के फॉर्म में कोई बिहेवियर शो करते हैं तो उस बिहेवियर को हम आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी डॉग को फूड दे रहे हैं, फूड इज़ अ नेचुरल स्टिमुलाई, और उस फूड से या उस फूड की खुशबू से, यानी खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो खाना एक नेचुरल स्टिमुलाई है और मुंह में पानी आना एक नेचुरल रिस्पॉन्स और नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन अगर हम ये बिहेवियर रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि खाना देने से पहले अगर एक बेल बजाना शुरू कर देंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि सिर्फ बेल बजने पे ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि बेल बजने के फ़ौरन बाद मुझे खाना मिलना है। सेम अप्रोच हम लर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम से सिखाना शुरू कर देंगे, तो रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है, जब हम उन्हें कोई किसी भी किस्म का रिवॉर्ड देंगे या इंसेंटिव देंगे तो उनकी लर्निंग इन्हेंस हो सकती है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का बेसिक कहना यही है कि नेचुरल स्टिमुलाई के बजाय हम आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से भी रिक्वायर्ड बिहेवियर को इन्हेंस कर सकते हैं, लर्निंग के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो लर्निंग की हमारे पास आ जाती है वो है कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग। नाम से ही पता चलता है इसका बेसिक फोकस कॉग्निशंस पे है। तो कॉग्निशंस क्या होती हैं? हमारी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारे मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल स्किल्स जितने भी हैं ये सब कॉग्निशंस में आते हैं। अब इस अप्रोच का कहना ये है कि जो लर्निंग है वो इनर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग से हम करते हैं, यानी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमारे अंदरूनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि परसेप्शन, हम किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन,
उस चीज़ से रिलेटेड हमारे जहन में क्या वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, हम उस पर कितनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ये सब मिलके हमारी लर्निंग के प्रोसेस को अच्छा करेंगे और इन्हेंस करेंगे। अब कॉग्निटिव अप्रोच का कहना यह है कि क्या लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो इनर साइकोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से होता है। सबसे पहले एक इंसान किसी भी चीज़ को या किसी भी मसले को परसीव करता है, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो रिलेशनशिप ढूंढता है उस प्रॉब्लम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद वो एक प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग में जितनी स्ट्रॉन्ग कॉग्निशंस होंगी या कॉग्निटिव प्रोसेसेस जितने अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी किसी इंसान की लर्निंग हो सकती है। तो लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम कॉग्निशंस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करें। अजम्पशंस ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच। अब कॉग्निटिव अप्रोच की बेसिक 2 अजम्पशंस हैं या 2 पॉइंट्स हैं। कॉग्निटिव अप्रोच हमारे पास कहती क्या है? सबसे पहले इसका कहना यह है कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है एज कम्पेयर टू इंस्ट्रक्टर। अगर टीचर और स्टूडेंट की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट को अटेंटिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होगा? सीखने वाला एक स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस हैं या परसेप्शंस हैं वो चेंज होंगी और वो नई चीज़ें सीखेगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है, लर्निंग रिक्वायर्स कॉग्निटिव एफर्ट एंड एक्यूरेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? कॉग्निटिव एफर्ट्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उस चीज़ को कॉग्निशंस की मदद से समझने की कोशिश करना, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करके। कॉग्निटिव अप्रोच कहती है कि सबसे पहले तो लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और उसके बाद कोई भी चीज़ सीखना या लर्निंग का प्रोसेस इस तरह से इन्हेंस हो सकता है जब हम कंसेप्चुअली उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच, यानी बेसिक कंसेप्ट क्या है कॉग्निटिव अप्रोच का। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो टीचिंग का प्रोसेस है वो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट इन लर्नर है, यानी कि टीचिंग क्या है? लर्नर में, सीखने वाले में या आपके स्टूडेंट में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाओ किसी चीज़ से रिलेटेड, जबकि लर्निंग ये है कि आप उस चीज़ को परसीव करो और उसके पर्पस को समझने की कोशिश करो। हम अपनी ज़ुबान में जिसे कंसेप्चुअल स्टडी बोलते हैं, जिसमें टीचर समझाने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट को, बजाय इसके कि वो चीज़ याद करवाए, और स्टूडेंट उस चीज़ का पर्पस और फंक्शन समझने की कोशिश करता है बजाय इसके कि वो रट्टा मारे। यही है कॉग्निटिव अप्रोच, क्योंकि इसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, इसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करते हो, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, आपको चीज़ समझ आई है कि नहीं आई, और उसके बाद लर्निंग होती है। तो कॉग्निटिव अप्रोच में टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्टूडेंट के अंदर इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाओगे, और लर्निंग में लर्नर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो परसीव करे चीज़ों को और उनका पर्पस फाइंड करने की कोशिश करें। अब कॉग्निटिव अप्रोच हमारे पास ये कहती है जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस में मेजर 3 किस्म के चेंजेस होते हैं आपकी कॉग्निशंस में। सबसे पहले होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद जनरलाइजेशन और उसके बाद रिस्ट्रक्चरेशन। ये 3 मेजर किस्म के चेंजेस आपकी कॉग्निशंस में आएंगे, उसी के बाद आप कोई चीज़ सीख सकते हो। ये कहना है कॉग्निटिव अप्रोच का। डिफरेंशिएशन ये है कि आप 2 चीज़ों को या 2 कंसेप्ट्स को आपस में कंपेयर करके किसी इंसान को, किसी चीज़ को या अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करके डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पे बचपन में तो एक बच्चा, छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो हर औरत को अपनी मॉम परसीव करेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ वो इस चीज़ को डेवलप कर लेगा या ये चीज़ सीख लेगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है अपनी माँ और बहन के दरमियान। तो डिफरेंशिएशन पहला प्रोसेस है जिसमें अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट करके हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आता है वो है जनरलाइजेशन। हमारी कॉग्निशंस में सबसे पहले चेंज आता है डिफरेंशिएशन। हम चीज़ों को आपस में डिफरेंशिएट करना सीखते हैं।
उसके बाद आ जाता है जनरलाइजेशन, यानी वो चीज़ें जिन्हें हमने डिफ्रेंशिएट किया है उन्हें हम अलग अलग समझने के बाद जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक बच्चा है, उसने सीख लिया है कि आदमी क्या है, औरत क्या है, परिंदे क्या हैं, जानवर क्या हैं, इन चीज़ों को अलग अलग समझ लिया है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, और फिर उसको सिखाया जाता है कि ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद चीज़ों को, उन डिफ्रेंशिएटेड चीज़ों को सीखने के बाद उसने एक जनरल कंक्लूजन सीखा है। तो ये कंसेप्ट जो है या ये चेंज जो उसकी कॉग्निशन में आया है, इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। लास्ट चेंज जो आता है हमारी कॉग्निशन में, जो इम्पॉर्टेंट होता है कॉग्निटिव लर्निंग के लिए, वो है रिस्ट्रक्चरेशन। जब हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीख लेते हैं और उसके बाद उन्हें जनरलाइज कंक्लूजन के अंदर यूनिफाई करना भी सीख लेते हैं, तो उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है या थर्ड चेंज होता है वो होता है रिस्ट्रक्चरेशन। इसमें हम अपनी पहले से डेवलप्ड कॉग्निशंस को दोबारा से अरेंज करते हैं उस बेसिस पे या उन कंसेप्ट्स की बेसिस पे जो हमने सीखे हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने सीख लिया है कि इंसान क्या है, जानवर क्या है, परिंदे क्या हैं, डिफ्रेंशिएट कर लिया उनके दरमियान। उसके बाद उसने उन्हें जनरलाइज कर लिया कि ये सब लिविंग थिंग्स हैं। अब रिस्ट्रक्चरेशन में वो क्या करेगा कि वो अपनी कॉग्निशंस को रीबिल्ड करेगा और ये सीखेगा कि ये तमाम हैं तो लिविंग थिंग्स, लेकिन ये लिविंग थिंग्स यूनिफॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहे, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कॉग्निटिव अप्रोच के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव अप्रोच के मुताबिक जो लर्निंग है ये हमारे पास पहले इनसाइट प्रोसेस कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब थ्योरिस्ट ने ये कंसिडर किया कि ये हायर मेंटल प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ होता है। यानी कि पहले इसे इनबॉर्न समझा जाता था, एक एबिलिटी समझा जाता था जो कुछ इंसानों में मौजूद हो सकती है लेकिन कुछ में नहीं हो सकती। अब इसको ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस का रिजल्ट समझा जाता है, यानी कि अगर हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को, अपनी कॉग्निशंस को इम्प्रूव करेंगे तो हम लर्निंग का प्रोसेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है, यानी इसमें लर्नर और टीचर दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरत होती है और कॉन्स्टेंटली आपके परसेप्शंस में, कॉग्निशंस में चेंजेस हो रहे होते हैं, चेंजेस इन कॉग्निशंस। कॉग्निटिव अप्रोच का बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि 3 तरह के चेंजेस ला के आपको कोई चीज़ सिखाना, पहले डिफ्रेंसिएशन, फिर जनरलाइजेशन और उसके बाद रिस्ट्रक्चरेशन। डायनामिक सिस्टम, ये एक डायनामिक सिस्टम है, इसमें आपकी कॉग्निशंस में, एबिलिटीज़ में और कंसेप्ट्स में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं। पर्पसिव है ये कि ये आपको आपका गोल अचीव करने में या अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। ये लंबी चौड़े रट्टे वगैरह इंक्लूड नहीं करता और इसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा गौर किया जाता है कि मीनिंग सिखाया जा सके और जो लर्नर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद पर्सनली आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीन पियाजेस कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, यानी कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग में जीन पियाजे ने भी कंट्रीब्यूशंस की थी और उसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जीन पियाजे ने जो काम किया था वो इस पे किया था कि ग्रोथ, जो ह्यूमन ग्रोथ है उसके साथ साथ माइंड की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, लर्निंग प्रोसेसेस और मेंटल एबिलिटीज़ किस तरह से इन्हेंस होती हैं। तो बेसिक जो उसका काम था उसने ये डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन थिंकिंग इन्फेंसी से एडल्टहुड तक किस तरह से डेवलप होती है, यानी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक किस तरीके से हमारी मेंटल एबिलिटीज़ और थिंकिंग एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं। जीन पियाजे ने बेसिक 3 वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। वो 3 वेरिएबल उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में जो थे उनका नाम है इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड रिलेशनशिप ऑफ लर्नर विद हिज एनवायरनमेंट। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि इंटेलिजेंस एक कॉन्टिन्यूस बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लर्नर के उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ चलता रहता है। यानी कि इंटेलिजेंस, जितना हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना हम अपने एनवायरनमेंट से सीखेंगे। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब हम जितना ज़्यादा हमारे सेल्स स्ट्रगल करेंगे सर्वाइव करने के लिए उतना ज़्यादा वो बेटर एबिलिटीज़ डेवलप करते जाएंगे। इसी तरह जीन पियाजे ने ये बताया था कि इंटेलिजेंस भी ऐसी है, जितना ज़्यादा हम अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट वगैरह से इंटरेक्ट करेंगे
उतनी ही हमारी लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, हम सीखते रहेंगे। नॉलेज की जो डेफिनेशन उसने दी थी वो ये थी कि नॉलेज एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें लर्नर अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और हाईली सब्जेक्टिव होके वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखता है और उस नॉलेज को स्टोर करता जाता है। ये चीज़ नॉलेज है। इंटेलिजेंस क्या है कि कितने इफेक्टिवली वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। और नॉलेज क्या है कि उस इंटरेक्शन से वो सीख क्या रहा है सब्जेक्टिवली, एक इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक एक बच्चा क्या क्या सीख रहा है। उसके बाद हमारे पास जीन पियाजे ने 4 किस्म के लर्निंग प्रोसेस या 4 स्टेप्स बताए थे लर्निंग प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट होते हैं: एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रेशन। जीन पियाजे के लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग के 4 फंक्शंस थे या 4 फंक्शनल प्रोसेसेस थे जिनसे हम लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले एसिमिलेशन, उसके बाद अकोमोडेशन, उसके बाद एडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि हम जो हमारे आसपास प्रोसेसेस हो रहे हैं या नए एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं उनसे हम मज़ीद नॉलेज गेन कर रहे हैं और अपने उस नॉलेज के साथ इकट्ठा करते जा रहे हैं जो हमने पहले से गेन किया हुआ है। यानी कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके अर्ली स्टेजेस में, अर्ली चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में हम समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, यानी कि इन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं। मिसाल के तौर पे पहले बच्चे को हमने खाने के लिए एक दिन सेरेलैक दिया, दूसरे दिन सेरेलैक दिया, 4 दिन बाद जब हम उसे सेरेलैक देंगे तो कोई और फ्लेवर चेंज करके देंगे। अब जब उस बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि दोनों चीज़ें हैं सेम ही, तो ये क्या हो रहा है कि उसके माइंडसेट में पहले से एक चीज़ स्टोर थी, फिर उसके बारे में दूसरी चीज़ स्टोर की है और उन दोनों चीज़ों से वो फेमिलियर था और उसके बाद उसने उन्हें जनरलाइज करके नॉलेज गेन की है। ये है एसिमिलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो कंसेप्ट्स या जो नॉलेज हमने एसिमिलेशन में गेन की है उसको एक्सपेंड करना। उससे पहले से हमारा जो स्कीमा या हमारा नॉलेज होता है, माइंडसेट होता है, उसके साथ कंपेयर करके मजीद एक्सपेंड करेंगे। और इसमें हमारी क्या एबिलिटी आ जाती है या किसी इंडिविजुअल की, किसी बच्चे की एबिलिटी आ जाती है कि वो किस तरीके से अपनी थॉट्स को आपस में कंपेयर करता है, उनसे सीखता है और फिर उन्हें रीऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, पहले वो ये सीखेगा कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, लाइक मैन क्या है, वुमेन क्या है, बर्ड्स क्या है, उसके बाद लिविंग थिंग्स क्या है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करके दोनों को जब नॉलेज में या अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, अकोमोडेट करेगा, तो इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एसिमिलेशन का मतलब ये है कि हम नए कंसेप्ट्स गेन करेंगे, अकोमोडेशन का मतलब ये है कि मजीद नए कंसेप्ट्स को गेन करके पहले वाले कंसेप्ट्स के साथ एडजस्ट करना। अब इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना एडेप्टेशन कहलाता है। यानी कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर जब एसिमिलेशन से गेन नॉलेज को अकोमोडेट करते हैं, अपने अंदर स्टोर करेंगे हम, तो इसे एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्कीमाज होते हैं। यानी कि एसिमिलेशन से जो कंसेप्ट हमने डेवलप किए हैं कि एसिमिलेशन से मैंने ये किया है कि आदमी क्या है, औरत क्या है। अकोमोडेशन से मैंने ये किया कि ये सब लिविंग थिंग्स हैं। अब एडेप्टेशन में लिविंग थिंग्स हैं लेकिन ये अलग अलग हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो एडेप्टेशन में क्या होगा कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगी और अपने स्कीमास को मॉडिफाई कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। तो इक्विलिब्रेशन एक सेल्फ रेगुलेशन होती है, वो सेल्फ रेगुलेशन जिसमें हम अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एडेप्टेशन इन तीनों प्रोसेस को एक बैलेंस में लेके चलते हैं ताकि हमारा माइंड स्टेबल रह सके। यानी कि ऐसे नहीं है ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं और हमारी थॉट्स आपस में माइंड में कंपेयर नहीं हो पा रही हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे कि हमने फैन इफेक्ट में पढ़ा है, बहुत सारे मल्टीपल जब कंसेप्ट्स आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विलिब्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, अकोमोडेशन इन तीनों स्टेप से जो जो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं वो सेल्फ रेगुलेट होता है। यानी कि उसे हमारा माइंड रेगुलेट करेगा, कंपेयर करेगा आपस में, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करके नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेगा। और इन तीनों प्रोसेसेस के दरमियान बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा माइंड वो बैलेंस मेंटेन करता है उसे कहेंगे इक्विलिब्रेशन। जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
जीन पियाजेस ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज किस स्पीड पे डेवलप होती हैं उसकी 4 स्टेजेस दी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी सोचने की, रीजनिंग की और एक्यूरेटली चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी है वो किस तरीके से डेवलप होती है, इसकी 4 स्टेजेस बताई थी जीन पियाजे ने। वो 4 स्टेजेस हैं सेंसरी, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्रोपोर्शनल स्टेज, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारे पास एक ऐसी स्टेज है जिसमें इन्फेंट्स यानी कि बच्चे अपने सेंसेस को यूज करते हैं और मोटर यानी कि मूवमेंट्स को यूज करते हैं ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें और उससे चीजें सीख सकें। मिसाल के तौर पे बच्चे अपनी माँ की आवाज पहचानने की कोशिश करते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद जहां से उन्हें उनकी माँ की आवाज आए वो वहां अपना सर मोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रोपोर्शनल स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चा सिंबल्स यूज करता है, लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सके, बता सके। मिसाल के तौर पे बच्चा जो खिलौने वाली गाड़ी है उसको असली गाड़ी समझेगा और अपने मुंह से ही हॉर्न की या इंजन की आवाजें निकालने की कोशिश करेगा। तो इसमें उसने चलती हुई गाड़ी के इवेंट को समझाने के लिए और गाड़ी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने सेंसेस को यूज किया है या एक सिंबल यूज किया, आवाजें निकाली हैं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट्स की, यानी यहाँ पे एक बच्चा चीजों को समझने की कोशिश करता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फिर भी डेवलप नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग होती है। मिसाल के तौर पे बच्चा ये पहचान जाता है कि 2 डिफरेंट शेप्स के ग्लासेस जरूर हों लेकिन उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड आ सकता है। तो ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होती है। जीन पियाजे की जो लास्ट स्टेज थी वो थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो इसकी लास्ट स्टेज है। इसमें किस तरीके से डेवलप होंगी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग ज्यादा होगी। कंक्रीट में क्या था, हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो हम देख रहे हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पीछे के रीजन समझने की भी एबिलिटी हमारी ज्यादा होती है, यानी कम्प्लेक्स आइडियाज को आपस में जोड़ने की एबिलिटी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा ये समझने की कोशिश करता है डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट इमोशनल कनेक्शंस जैसे कि लव, जस्टिस, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब क्या है, एक सिस्टम है, ये फिजिकली नजर नहीं आता लेकिन बच्चा उसे समझ सकता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है जीन पियाजे की थ्योरी के मुताबिक लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसमें मेंटल एबिलिटीज डेवलप होती हैं। जीन पियाजे की थ्योरी की हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो रीडर्स के लिए समझनी आसान नहीं है। उसके बाद इसकी रिसर्च में या इसकी थ्योरी में कोई भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज नहीं की गई। ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें डायरेक्ट टीचिंग के बारे में कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ खुद ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग हो रही है, वो भी कॉग्निशंस के थ्रू। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग का रोल होता है। उसके बाद मैथ्स एंड साइंस कैन नॉट बी अप्लाइड इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में ही बच्चे साइंस नहीं समझ सकते। छोटे से ही बच्चे ये नहीं समझ सकते कि लिविंग थिंग्स के डिफरेंट रोल्स क्या हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये सब कुछ। और नॉमिनल कंसेप्ट्स पे उसने फोकस नहीं किया। छोटे छोटे कंसेप्ट्स, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद इन सब एबिलिटीज के दरमियान डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। बच्चे में सेल्फ स्टीम लो हो सकती है। जब बच्चे में सेल्फ स्टीम लो होगी तो ये सब डेवलपमेंट्स नॉर्मली ऐसे नहीं होंगी जैसे जीन पियाजे ने स्टेजेस दी हैं। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस कम होगा उस सूरत में भी बच्चे की लर्निंग नॉर्मल नहीं हो सकती, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और साइंटिफिक एक्टिविटीज जिस तरह से उसने बताई हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होगी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग होगी, एक छोटा बच्चा इस किस्म की साइंटिफिक एक्टिविटीज यूजुअली परफॉर्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट exceptional cases।